मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास में हम लोगों ने अब तक 1869 और 1865 ये डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग शाही उपाधि अधिनियम 1876 पर बात करेंगे। मित्रों, शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो वो फ्यूचर आईएएस एकेडमी के सेक्शन में जाएंगे और भारतीय राज्य व्यवस्था की जो वीडियो है एक सीक्वेंस से दी हुई है, उसको देखते हुए आएंगे और आज मैं जो पढ़ाऊँगा उससे उसको रिलेट कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, जिन लोगों का पॉलिटी शुरू से क्लास नहीं जिन लोगों ने की है, वो विगत वीडियो जाके देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं और आज की वीडियो से पुरानी वीडियो को लिंक कर सकते हैं। तो समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मित्रों शाही उपाधि अधिनियम 1876 आप लोग नोट कर लीजिए। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शाही उपाधि अधिनियम भारत कब आया। तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 में भारत आया। इसमें क्या क्या चीज़ें थीं? औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अंतरण मान्य कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक छठे सदस्य की नियुक्ति की गई। क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नर जनरल की परिषद में छठवें सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो छठवें सदस्य की नियुक्ति शाही उपाधि अधिनियम 1876 के अंतर्गत की गई। इस जो छठा व्यक्ति नियुक्त होता था वो लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। जो व्यक्ति गवर्नर जनरल के परिषद में छठवां मेंबर था उसको लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। और मित्रों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आ रहा है कि 1853 और 1854 में डलहौजी ने सर्वप्रथम भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी जी ने 1853 और 54 में की थी। 28 अप्रैल 1876 की एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत की महारानी, ब्रिटिश महारानी को भारत की महारानी कब बनाया गया। तो 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। मित्रों, अगला अधिनियम लिखिए आप लोग 1892 का अधिनियम। कुछ हद तक भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ हो गया। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ कब हुआ, तो 1892। सीधे ऑप्शन पर लगाएंगे 1892। तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं थी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ हद तक भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के 2/3 सदस्यों को निर्वाचन द्वारा नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई। मित्रों, अब 2/3 सदस्यों को निर्वाचन द्वारा नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 2/3 सदस्य कौन थे। तो भारतीयों को विधानसभा में पहली बार भारतीयों को विधानसभा में सीट दिए जाने की बात की गई, क्योंकि 1857 क्रांति ने साबित कर दिया था कि भारतीयों को कितना ज़्यादा महत्व है। तो मित्रों, भारतीयों को भी अब सीट देने की व्यवस्था की जाने लगी कि भारतीयों को भी अधिकार दिया जाएगा। तो 2/3 सीटों पर निर्वाचन द्वारा नियुक्त की जाने की व्यवस्था की गई 1892 के अधिनियम के द्वारा। परंतु जो निर्वाचित सदस्य होते थे केवल शासन द्वारा नाम निर्देश किए जाने की व्यवस्था के अंतर्गत भाग ले पाते थे। मतलब शासन उनका नाम लिख के देता था कि भाई ये लोग ये इस प्रांत से चुने जाएंगे। तब वह लोग भारत परिषद के मेंबर चुने जाते थे, विधानसभा के मेंबर चुने जाते थे, लेकिन नाम द्वारा। अंग्रेज जिसको चाहते थे नाम द्वारा 2/3 सदस्यों के बीच में चुन लेते थे। वो 2/3 सदस्य जो चुने जाते थे वो नाम द्वारा चुने जाते थे। ठीक है मित्रों, तो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई। बहुत अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई। इनके सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछने का तथा बजट एवं वार्षिक वित्तीय वक्तव्य पर बहस करने का अधिकार दिया गया। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछने का, बजट पर प्रश्न पूछने का, वार्षिक वित्तीय विवरण पर प्रश्न पूछने का, बहस करने का अधिकार कब दिया गया भारतीयों को। तो 1892 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। लेकिन मतदान करने का अधिकार इनको नहीं दिया गया। मतदान क्या है मित्रों? जैसे मान लीजिए बजट पास हुआ तो उस पर बहस कर सकते थे कि भाई बजट में ये पैसा कहाँ हुआ, ये कैसे हुआ,
ये मद कहाँ पे खर्च हुआ, इस पर बहस कर सकते थे। लेकिन जब वोट देने की बारी आती थी, कितना पैसा खर्च किया जाए, वोट के हिसाब से होता था वो, तो उसमें भारतीयों को ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो वोट वाली लिस्ट में भारतीयों का नाम शामिल नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उनको इतना अधिकार दिया गया कि बजट पर बहस कर सकते थे, सार्वजनिक प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन सब्सिडी जैसी कोई चीज़ उनको मिलती भी नहीं थी और न कोई मतदान वो कर सकते थे। तो मित्रों, 1892 के प्रमुख अधिनियम थे। अगला अधिनियम आप लोग नोट कर लीजिए, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, जितने भी अधिनियम अब बनेंगे, आप ध्यान से सुनिए, जितने भी अधिनियम अब बनेंगे उसमें आप देखेंगे कि हर अधिनियम में भारतीयों को छूट देने की बात की जा रही है। हर अधिनियम में भारतीयों को छूट देने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अब जैसे जैसे आज़ादी का समय आ रहा है पास, वैसे वैसे भारतीय जागरूक हो रहे हैं और अंग्रेज़ों को लॉलीपॉप के माध्यम से, मैंने आपको लॉलीपॉप बताया था ना, लॉलीपॉप के माध्यम से अंग्रेज़ भारत पर बहुत दिनों तक शासन करना चाहते थे। और ये जितने भी अधिनियम आ रहे हैं, जो आगे आएंगे, उसमें भारतीयों को आप देखेंगे एक प्रकार से छूट देने की बात की जा रही है। तो 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मार्ले कौन थे? मार्ले जो थे वो भारत मंत्री थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। उस समय मार्ले कौन थे आप बताएंगे और मिंटो कौन थे, ऑप्शन में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ यहीं से किया गया। तो सर्वप्रथम पृथक निर्वाचक व्यवस्था का प्रावधान किया गया। विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग प्रकार से पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई। मित्रों, इसी अधिनियम में सबसे पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, बहुत बार एकदम आउट है ये क्वेश्चन, पूछा ही जाता है कि मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक प्रणाली की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई। तो 1909 लॉर्ड मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते चलिए मित्रों। ऐसा प्रश्न आपको ऐसा कोई भी लिखाने वाला नहीं मिलेगा, ना इस तरह कोई समझाने वाला मिलेगा। हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ, इतिहास की तरह पढ़ते नहीं चला जा रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद भी अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे जहाँ भी आपको मन करे आप कमेंट करके मुझसे उसका आंसर जान सकते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम पृथक निर्वाचक प्रणाली की व्यवस्था की गई। देखिए मित्रों, यहाँ पर समुदाय जैसे यादव समुदाय, अहिर समुदाय, सिख समुदाय, यहाँ पर सबको अलग अलग समुदाय को पृथक कर दिया गया। अंग्रेजों ने इतनी बड़ी चाल चली, हिंदू समाज को ही तोड़ दिया और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की प्रारंभ कर दिया। इससे क्या होगा? इससे एक फूट की भावना विकसित होगी। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, बांटो और राज करो, ऐसी नीति अंग्रेजों ने बहुत पहले से अप्लाई कर रखी थी। और आज विभिन्न समुदायों को जो है पृथक निर्वाचक प्रणाली देकर विभिन्न समुदायों को खुश तो कर दिया गया, लेकिन उसको एक तरीके से अगर हम देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से उन समुदायों को अलग अलग कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया। तो मित्रों, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। बजट पर विचार विमर्श के लिए विस्तृत नियम बनाए गए। सदस्यों को वित्तीय व्यवस्था की विवेचना का अधिकार दे दिया गया। किसी भी नियम पर विस्तृत जानकारी के लिए प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। एक अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना भी इसी समय की गई। 1909 में भारतीय विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की गई, बहुत बार पूछा गया है। बजट पर विचार विमर्श के लिए विस्तृत नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। भारतीय विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना का अधिकार दे दिया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना का अधिकार दे दिया गया। विभिन्न समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दे दिया गया। ये थे 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएससी, पीएससी एंड ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, 1913-14 में आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और इसी समय भारतीयों से अंग्रेजों को बहुत बड़ी मात्रा में आशाएं जगी थी कि भारतीय उनका साथ दें, भारतीय उनका साथ दें विश्व युद्ध में। उन्होंने वादा किया था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय हमारा साथ देंगे तो विश्व युद्ध समाप्ति के बाद मैं भारत को स्वतंत्र कर दूंगा। ये भी एक लॉलीपॉप था। तो भारतीयों को इतनी बड़ी छूट क्यों दी गई?
इसका उत्तर आप लोग मुझे 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या था इसकी व्याख्या करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेंड करें। तो आज के विषय में हम लोगों ने 1892 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पढ़ लिया, और 1892 और 1909 ये दोनों अधिनियम क्या थे मुझे लिखकर आप लोग एक कॉपी पे लिखेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, और मैं उसको चेक करूंगा कि आप लोगों ने लिखा क्या क्या, आप लोगों ने क्या क्या समझा है। और जिन लोगों को इन दोनों टॉपिक से कोई प्रश्न पूछना होगा वो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, वो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। मित्रों, मेहनत करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। ज़रूरत क्या है आपकी ये आप ही जान सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ मैं आप किसी को शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े हैं उसमें से जागरूक कौन है, उसमें से कौन क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है, कौन सा बच्चा आगे बढ़ रहा है। हमारे अभी तक फैजाबाद के कुछ ही बच्चे या बच्चियां हैं जिन्होंने अच्छा किया है, बाकी लखनऊ के जितने बच्चे मुझसे पहले पढ़ते थे आज भी बढ़िया पढ़ रहे हैं और अपना बेस्ट और एक्सीलेंट दे रहे हैं। लेकिन आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या मेरे पढ़ाने में कोई कमी है या आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है? यदि ऐसा कुछ है तो वो भी मुझसे आप डिस्कस करें। राज्य व्यवस्था की क्लास बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार चलेगी। शनिवार और रविवार को नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी न्यूज़ होंगे, जो मौके पे करंट मुद्दे होंगे, वो मैं शनिवार और रविवार की क्लास में डिस्कस करूँगा। तो आज का प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या था, इसकी विशेषताएं क्या थीं। ये 50 से 60 शब्दों में डिस्क्राइब करके अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखें और नीचे टिप्पणी करें कि इससे आप क्या समझे और आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। तो मित्रों, कोरोना के इस संकट काल में कोरोना महामारी के साथ ही हम लोगों को जीना है। जैसा कि आप लोग अब जान गए होंगे कि अब मार्केट भी खुल रही है। मैं लखनऊ गया था, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि क्या कोरोना चल रहा है। ऐसा छूट, ऐसे लोग टहल रहे हैं जैसे लगा कि महामारी ख़त्म हो चुकी है। मौके पर महामारी के पेशेंट 3.5 लाख से ऊपर होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे पेशेंट बढ़ रहे हैं सरकार वैसे वैसे छूट दे रही है। तो इसमें फ़र्ज़ आपका ये है कि आप लोग खुद से अपने जीवन यापन को अच्छे ढंग से जीने का प्रयास करें, सोशल डिस्टेंस एकदम कायम करें, मास्क का प्रयोग करते रहें, घर से बाहर निकले तो हेलमेट ज़रूर पहने, हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। जब भी आप खाना खाएं, बाहर से आएँ, हाथों को सैनिटाइज करें। जुखाम बुखार जैसी कोई शिकायत मिलती है तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में संपर्क करें और सरकार का सहयोग करें मित्रों, क्योंकि कोरोना कोई 1-2 महीने में जाने वाला नहीं है। हो सकता है ये साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हम लोग के साथ ही रहे एक बीमारी के रूप में। तो हमेशा अपने आप को अलर्ट रखना है और बचा के रखना है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर बार मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।